हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज आप लोग के लिए जो है अर्थशास्त्र के कुछ VVI सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो इसके पहले कि आप लोग एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग अगर क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं या बैच नहीं परचेज किए हैं तो आप जाइए और अभी अभी डाउनलोड कीजिए बाल स्टडी ऐप। ये एप्लीकेशन आपको जो है प्ले स्टोर में आसानी पूर्वक मिल जाएगा। आप यहाँ जाकर जो है लॉगिन करके यानी कि आप ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके आप बैच परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा समझ लीजिए एकदम VVI रहेगा, आपके एग्जाम में व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार कम से कम मेरा मार्क्स कम से कम 90% आए तो अभी जाइए और तुरंत खरीदिए। मात्र 499 रुपया में जो है आपको यह बैच मिल जाएगा। ठीक है। क्रैश कोर्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। ये खासकर आपके लिए 12th क्लास के लिए है। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये खरीदने में आप लोग पीछे मत रहिएगा, नहीं तो शायद आपको 90% की जगह पर 80% में ही संतुष्टि करना पड़े। अगर आप भी चाहते हैं कि कम से कम 90% मार्क्स आए तो जाइए और अभी के अभी जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आज जो है आपके लिए लाए हैं वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, यह चैप्टर जो है आपके लिए इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1। इसको हम लोग जो है आज डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे और इसके जो भी प्रश्न आए हैं सारा की सारा जो है इम्पोर्टेंट है, यानी कि सारे प्रश्नों को जो है याद करते चलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, जो भी पढ़ाया जाए उसे आप नोट करते चलिएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग ज़्यादा आपका टाइम पास नहीं करते हैं बल्कि सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या है कि आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या, एक बात बोलूँ तो आप लोग उन बच्चों को जरूर पता होगा कि आर्थिक समस्या क्या है जिनका मोबाइल में अभी फिलहाल बैलेंस नहीं होगी, है ना। बैलेंस नहीं वाले बच्चे को तो बहुत अच्छा से पता हो गया होगा कि आर्थिक समस्या कहते किसे, है ना। जब पैसा ना हो और फैमिली से भी मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा ना मिले, समझ आइए वही आर्थिक समस्या है। ठीक। खैर ये तो हो गया अपना लैंग्वेज। इसको हम किताबी लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे कि आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। ध्यान से समझिएगा कि यह प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। मतलब कि हम लोगों का जो आवश्यकताएं हैं ये असीमित है। समझिए कि जितना भी पूरा कर लेंगे ना, कभी हम लोग की जो आवश्यकता है यह पूरा नहीं हो पाती है। यानी कि असीमित आवश्यकता में जो सीमित साधन है ना, सीमित साधन और उसके वैकल्पिक प्रयोग के कारण जो है हम लोगों को क्या होती है, आर्थिक समस्या का सामना जो है करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना। यानी कि असीमित आवश्यकताओं में सीमित साधनों का जो वैकल्पिक चयन करने की समस्या जो होती है वही आर्थिक समस्या कहलाती है। ठीक। यहाँ कुछ जो है अर्थशास्त्री है अपने अनुसार वह भी जो है इसको परिभाषित किए हैं, यानी कि प्रोफेसर लेफ्टविच, है ना। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार क्या पढ़ाया गया, यानी क्या बताया गया है कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों का प्रयोग तथा उनसे अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। देखिए बात वही है। अगर हम देखें तो बात हमारा वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इनका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा ये चेंज करके बोले हैं क्या कि जो समस्याएं होती है वह मनुष्य की जो समस्या है वह और उसकी आवश्यकता जो है वह असीमित है। वह क्या असीमित है और उसमें जो साधन मिलती है वह हम लोगों को सीमित रूप से मिलता है कि नहीं इतना है तो इतना ही, तो उसके अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, मतलब हम सीमित साधनों में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की जो संतुष्टि हमें करनी पड़ती है उसी को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन की संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है। समझ रहे हैं ना। मतलब कि अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन की संभावना मतलब समझते हैं
कि जो आगे क्या होगा उसके बारे में जो संभावित चीज़ें होती है उसका संभावना क्या है वो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे आंसर में क्या है कि निश्चित साधनों एवं तकनीकी स्टॉक के ज्ञान से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं के संयोजन को हम उत्पादन की संभावना कहते हैं। ठीक है, उत्पादन की क्या कहते हैं? संभावना कहते हैं। मतलब कि निश्चित जो साधन है, तो हमारा जो साधन है निश्चित, और तकनीकी स्टॉक का जो ज्ञान होता है ना, और उसके सेवा का जो उत्पादन, मतलब समझिए कि तकनीकी स्टॉक मतलब टेक्निकल चीज़ें के बारे में हम लोग उसके बारे में जो संभावना करते हैं ना, उसी को हम उत्पादन संभावना कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आगे कहाँ क्या उत्पादन मतलब उत्पादित हो सकता है इसका जो हम संभावना करते हैं, मतलब कि संभावित अनुमान लगाते हैं, उसी को हम अर्थव्यवस्था उत्पादन की संभावना कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग इसके पहले हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने के पहले आप लोग अगर जो भी बच्चे कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो आप लोग पहले नंबर तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसको आप बेहतर तरीके से लिखते चलिए, और समय मिलने पर उसको जो है प्रतिदिन रिवाइज कीजिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए आपकी सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। हम लोग पढ़ेंगे कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। यह कितनी वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है? तो यह जो है वह दो वस्तु है ना, दो वस्तु के संयोग को यह दर्शाता है जिनका उत्पादन दिए गए संसाधनों को पूर्ण रूप से प्रयोग करने पर किया जाता है। जो संसाधन दिए गए हैं जिनका पूर्ण रूप से प्रयोग करने पर किया जाता है, मतलब कि वो दो वस्तु का यहाँ बातें की गई है जो कि संसाधन में पूर्ण रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दोनों वस्तुओं के संयोजनों को सीमांत उत्पादन संभावना वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र निश्चित संसाधनों व तकनीकों का ज्ञान का पूर्ण उपयोग से दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को रेखाचित्र की सहायता से दर्शाता है। ठीक, समझ गए होंगे कि यह क्या करता है कि जो सीमांत उत्पादन की संभावना होती है उसे निश्चित वक्र के संसाधनों एवं तकनीकों पूर्ण ज्ञान के दो वस्तुओं के उत्पादन से विभिन्न मात्राओं के रेखा चित्र को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है आप याद कर लीजिएगा और लिखते चलिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होती है उसकी विवेचना कीजिए। चलिए हम लोग इसकी विवेचना करते हैं कि क्या होता है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। ठीक, अर्थशास्त्र एक ऐसे शास्त्र है, एक ऐसी ग्रंथ है, शास्त्र का मतलब वही होता है ना, मतलब कि अर्थशास्त्र एक ऐसी ग्रंथ है, ऐसी शास्त्र है जिसमें समाज में देश भी आता है। ठीक है, देश राज्य सब, यानी कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन एवं विश्लेषण सुगमता पूर्वक किया जाता है। ठीक, क्या समझे आप कि अर्थशास्त्र के विषय में, यानी कि है ना यहाँ कि अर्थशास्त्र के विषय में जो है हम अर्थशास्त्र उसे कहेंगे कि जो देश एवं समाज की जो आर्थिक क्रियाकलाप होती है ना, आर्थिक से संबंधित जो काम होती है, क्रियाकलाप इट मीन्स काम, जो आर्थिक क्रियाकलाप से के संबंधित अध्ययन किया जाता है या विश्लेषण किया जाता है ना, विश्लेषण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र। यहाँ देखिएगा आप लोग कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए बाजार में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। देखिए अर्थशास्त्र में भी एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र।
इसमें क्या किया जाता है कि जो विभिन्न वस्तु या सेवा जो हमारे लिए बाजार में व्यक्तिगत रूप से, है ना, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का व्यवहार किया जाता है, यानी व्यवहारों का अध्ययन हमें किस में किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक आर्थिक इकाइयों से व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, सामूहिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला है कि जो बाजार में व्यक्तिगत रूप से जो हमारे आर्थिक इकाई होती है उसका अध्ययन किया जाता है। बाजार में व्यक्तिगत रूप से जो आर्थिक इकाई होती है उसका अध्ययन हम लोग को व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग से पूछा गया कि बताइए केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवस्था के भेद को स्पष्ट किए। भेद को स्पष्ट करने का मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों में अंतर पूछ रहा है कि बताइए कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है ना, दोनों में क्या डिफरेंट है, हमसे सवाल ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो इसमें जो है इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना तैयार करती है। इसमें क्या होता है कि सरकार और जो सरकार या केंद्रीय सत्ता होता है, इसमें अर्थव्यवस्था का जो है क्रियाकलापों का योजना का विकल्प तैयार किया जाता है ना, क्रियाकलापों का योजना तैयार करती है। उपभोक्ता उत्पादन व निवेश के महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा ही लिए जाते हैं। उपभोक्ता जो होता है या उत्पादन या फिर निवेश जो होता है, इसका निर्णय जो है केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है। किसमें, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। ठीक है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो है इसमें उपभोक्ता व उत्पादन या फिर निवेश, इसका जो भी निर्णय लेना रहता है वो केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है। लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार किया जाता है, यानी कि इसमें जैसा बाजार की स्थिति रहती है ना, उसके अनुसार जो है इसका क्रियाकलापों का निर्धारण किया जाता है। इसका जो आर्थिक क्रियाकलाप होता है ये बाजार की स्थिति के अनुसार, जैसा बाजार में होता है, मतलब कि उसके अनुसार डिसीजन लिया जाता है। अगर जैसे उदाहरण के तौर पर समझे तो जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं कुछ भी, उदाहरण के तौर पर सब्जी बता दें तो सब्जी का रेट वही होगा जो बाजार में मंडी से उसका तय किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार आएगी तय करने के लिए, नहीं आलू जब भी बिकेगा तो आपको 50 रुपये केजी बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, 50 रुपये केजी ऐसा कुछ नहीं। ये जो है बाजार के यानी कि यह आर्थिक व्यवस्था बाजार के क्रियाकलापों पर जो है निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार होती है। जैसा बाजार की स्थिति रहती है, तो बाजार में अगर आलू बहुत सारा है तो उस स्थिति में उसका जो है कीमत कम जाता है, और जहाँ कम रहता है वहाँ उसका कीमत बढ़ जाता है। तो ये बाजार की स्थिति के अनुसार होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें जैसा केंद्र चाहेगी वैसा ही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक आएंगे। 6 में क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। मतलब कहने का ये हुआ कि बताइए आपकी जो है ये सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कहते किसको है। साफ तौर पर हमसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि बताइए सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक तंत्र, है ना, विभिन्न आर्थिक तंत्र का मूल्यांकन किया जाता है। जितने भी आर्थिक तंत्र होते हैं इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन इसमें किया जाता है तथा अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन का मतलब होता है गणना, और अध्ययन का मतलब होता है उसका स्टडी करना, उसके बारे में समझना, जानना, है ना, इसका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न आर्थिक तंत्र किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, इन सारी बातों की जानकारी जो है हमें इसमें सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में मिलता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट था, छोटा था, ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या है,
आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है छोटा छोटा है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसमें पूछ रहा था सकारात्मक आर्थिक, जबकि इसमें क्या पूछ रहा है, आदर्शक आर्थिक। इसमें आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या है, तो यहाँ क्या है कि इसमें अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्रिया विधियां हमारे अनुकूल है या नहीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें वह आर्थिक तंत्र का मूल्यांकन किया जाता था कि जो इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि विभिन्न क्रिया विधियां जो हमारे अनुकूल मतलब हमारे लायक है कि नहीं, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे जब हम कहते हैं कि सिगरेट या शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर, है ना, उनके ऊपर टैक्स, उनके ऊपर कर की दरें बढ़ा देनी चाहिए, तो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कहलाएंगे। मतलब एक तौर पे कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ की मांग कम करनी है ना, उसकी अगर मांग कम करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि उस पर जो टैक्स लिया जा रहा है, कर लिया जा रहा है, उसकी दर क्या कर देनी है, बढ़ा देनी है। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसका मांग कम जाएगा। ऐसा हमें कौन सा आर्थिक विश्लेषण में मिलता है, तो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में ऐसा हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए उत्पादन संभावना वक्र के अन्य नाम क्या क्या है। आप लोग भी इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम कुछ और होगा, सर्टिफिकेट पर कुछ और होगा, दोस्त लोग कुछ और बोलते होंगे, है ना। मतलब मम्मी कुछ और तो पापा कुछ और, भाई कुछ और तो बहन, मतलब हर किसी का कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका कहिए तो हर जगह अलग अलग नाम होता है ना। हमको तो लगता है ना कि एक नाम के ओनली वन, सिर्फ एक नाम के वैसने 2-4 बच्चा होगा, बाकी 100 में कम से कम आपको जो है 80% बच्चा ऐसा मिलेगा जिसको अदर नेम भी होंगे, 1 2 3 4 अनगिनत हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र के अन्य नाम अदर नेम पूछ रहा है कि क्या क्या है। ठीक, इसका बहुत सारे नाम है। इसका नाम है क्या, उत्पादन संभावना फ्रंटियर, है ना। इसका क्या है, उत्पादन संभावना फ्रंटियर, दूसरा है रूपांतरण वर्ग, तीसरा है रूपांतर सीमा। ठीक, इसका 3 नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। इनमें वैसा इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपके अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जिनका 3 नाम है तो उनसे याद रख लीजिएगा कि जिस प्रकार मेरे दोस्त के 3 नाम होते हैं, उसी प्रकार उत्पादन संभावना वक्र के भी 3 नाम है। उसमें कौन कौन नाम है ये आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अवसर लागत कहते किसे। अवसर लागत क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो एक वस्तु होती है, क्या, एक वस्तु, किसी भी एक वस्तु के अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त कहने का मतलब उसका और मात्रा, है ना, अतिरिक्त, इसके अलावे, है ना। अतिरिक्त का मतलब होता है इसके अलावे, मतलब किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का अवसर लागत जो दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती है, इसी को हम मतलब कि इससे हम कह सकते हैं कि यह अवसर लागत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको बढ़िया से पढ़िएगा। ये क्या लिखा हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को लिखे। इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या कमी है, क्या खूबी है। विशेषता का मतलब यही ना होता है, जैसे आपकी कोई विशेषता पूछे तो आप अपने विशेषता बताइएगा कि हम एक स्टूडेंट है ना, हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, इस प्रकार अपना विश्लेषण कीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या बताइए, विशेषता बताइए। तो चलिए हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए, जिस तरह से, एक बात और समझ लीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज करके बताया जा रहा है ना, सेम आपको भी एग्जाम पेपर में ऐसे ही पॉइंट दे देकर लिखना है। ठीक, नंबर अधिक मिलने के चांस होते हैं अगर आप ऐसे लिखोगे तो। ठीक,
तो पहला में क्या, उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण तथा कुशल प्रयोगों की स्थिति में दोनों वस्तुओं की उत्पादन की मात्रा को एक साथ बढ़ाया नहीं जा सकता है। पहला जो होता है इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो भी उपलब्ध संसाधन है ना, पूर्ण तथा कुशल प्रयोग की स्थिति में, पूर्ण कुशल एवं पूर्ण तथा कुशल प्रयोगों की स्थिति में हम दोनों वस्तुओं को उत्पादन की मात्रा को एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा हमें किसकी विशेषता में है, तो उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता में है कि हम अगर कोई भी वस्तु जो पूर्ण और कुशल प्रयोग की स्थिति में है, वो दोनों वस्तु की मात्रा को जो है हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट में है कि एक वस्तु की उत्पादन मात्रा को बढ़ाने हेतु दूसरी वस्तु को उत्पादन मात्रा को घटाना पड़ता है। अगर आप कोई भी एक वस्तु की उत्पादन मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको जो है दूसरी वस्तु को की उत्पादन मात्रा है उसको घटाना पड़ेगा, तभी यह सक्सेस हो पाएगा। ऐसा हम लोगों को उत्पादन संभावना वक्र में जानने को मिलता है। ठीक है, फिर तकनीकी के स्तर को स्थिर माना जाता है। इसमें जो तकनीकी की जो स्तर होती है उसको स्थिर माना जाता है, स्थिर। ठीक है, डी में है मतलब कि चौथा पॉइंट है क्या कि दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो प्रकार की वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है। जो संसाधन दिए गए, ठीक है, जो संसाधन हमें पर्याप्त रूप से दिए गए हैं उससे हम सिर्फ और सिर्फ दो वस्तु का ही क्या कर सकते हैं, प्रयोग। केवल दो प्रकार की वस्तुओं में ही इसका उत्पादित किया जा सकता है। सिर्फ दो प्रकार की वस्तु को ही हम उत्पादित कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप कंप्लीट किए होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 हम लोग देखते हैं। जो भी पढ़ाया जा रहा है मान लीजिए कि एकदम आपके लिए जो है रामबाण है, आप इसको भूलिएगा मत, एकदम याद करते रहिए, तभी आप जो है एग्जाम में 90% के पार जा सकते हैं। ठीक, देखिए पास होना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आपका मार्क्स 90 से ऊपर जाता है ना, तभी आपको जो है अपने आप में गर्व महसूस होगा कि नहीं हम भी मेहनत किए थे तो उसका फल हमें भी मिला है। ऐसे पास तो लोग बहुत होते हैं, लाखों में छात्र जो है पास हो रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ पास होने से नहीं, हमारा मकसद है कि हम अधिक से अधिक नंबर लाएं, है ना। आप ही लोग में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं, कोई वो आसमान से नहीं उतरते हैं। तो क्यों टॉप करते हैं, क्योंकि उनमें स्टडी पावर मजबूत होती है ना, उन्हें नींद से मतलब उतना नहीं रहता। लेकिन आप लोग में तो कुछ ऐसे हैं जो सोने के सिवा और किसी से दोस्ती ही नहीं रखते होंगे। तो यहाँ हम लोगों को जो है पढ़ाई से रिश्ता जो है थोड़ा गहरा करना होगा, तभी हम लोग जाकर 90% के ऊपर लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ेंगे कि एडम स्मिथ, मार्शल तथा रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। जितने भी अर्थशास्त्री हैं सब अपने अपने हिसाब से परिभाषा इसको दिए हैं, सब अपने अपने बारे में अपने अपने क्वालिटी के अनुसार इसका परिभाषा दिए हैं, सबके अपने अपना अंदाज होता है। ठीक है, तो पहला है एडम स्मिथ। यह क्या बताए हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन है ना, रुपये पैसों का विज्ञान है। कौन? अर्थशास्त्र। हम जहाँ भी अर्थशास्त्र की बात करेंगे वहाँ हमारा जो है धन की चर्चा होना ही होना है। ठीक, समझ गए होंगे कि जो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा मिलती है, तो यह कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है, रुपयों पैसों का ही विज्ञान है। ठीक, दूसरा है मार्शल साहब क्या बताते हैं कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। देखिए समझिएगा, कल्याण का मतलब होता है एकदम पूरा कल्याण। ठीक, अब कोई कल्याण कैसे रहेगा भाई, तब रहेगा जब उसके पास रुपये पैसे अधिक रहेंगे। बात वही है, बस इनका कहने का थोड़ा सा तरीका अलग है और उनका कहने का तरीका थोड़ा अलग है। ये सीधे डायरेक्ट कह दिए कि क्या पैसों से संबंधित, लेकिन ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान, मतलब कि जो अर्थशास्त्र में पूर्ण रूप से पारंगत है, समझ जाइए उसका कल्याण हो गया, उसको कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। बात वही है, तो आपके पास पैसा रहेगा तभी ना प्रॉब्लम नहीं होगी। और पैसा नहीं रहेगा तो आपके पास तो पूरा समस्या रहेगा, खाने से लेकर
पहनने से लेकर बैठने से लेकर सारी चीज़ों का प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ। तो पैसा से यानी कि ये भी समझ लीजिए कि इनका भी कहने का मतलब वही है जो एडम स्मिथ साहब कहे हैं, लेकिन इनका लाइन जो है वह बोलने का तरीका अलग है कि यह अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ठीक, अब तीसरा है रॉबिन्स। इनके अनुसार क्या है, तो ये बोले हैं कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है ना। ये क्या बोले हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, चयन का विज्ञान। तीनों का जो है परिभाषा का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो एक ही होगा, लेकिन बोलने का तरीका है थोड़ा अलग अलग है ज़्यादा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या बताया गया, उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन शायद हो चुका है, चलिए हो गया, कोई बात नहीं, नहीं हुआ थोड़ा दूसरा था। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा हमसे प्रश्न मांगा जा रहा है। प्रश्न में तो हम लोग देंगे कि अर्थव्यवस्था के सीमित साधनों व तकनीक के उत्पादन के विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाले वक्र, जो वक्र को उत्पादन संभावना कहते हैं, वह वक्र जो सीमित साधन और तकनीक से उत्पादन विभिन्न संभावनाओं को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। इसको उतारते चलिएगा और एकदम याद करते चलिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरे कहने अनुसार आप तैयारी किए तो समझ जाइए कि आप ही होने वाले हैं विनर। ठीक, आपको अगर विनर बनना है अपने एग्जाम में तो आप जो है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना, अगर आर्ट्स सब्जेक्ट में बच्चों को कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो वो है इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स में इसमें चेष्टा रखते हैं तो समझ जाइएगा कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। ठीक है, इसमें यह जो है आपके लिए दीर्घ उत्तरीय है। दीर्घ उत्तरीय समझते हैं ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये थोड़ा आपको जो है इसका जो विस्तार में आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर को आप लोग विशेष तरीके से याद रखिएगा, समझ कर याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र की विवेचना करें। इसका कौन कौन सा क्षेत्र है, क्या है, पूरा विशेष रूप से हम लोग इस पर ध्यान देंगे, विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया, पहला क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में अपना लैंग्वेज में लिखे, ताकि चेक करने वाले को ऐसा पता नहीं चले कि इसके अंदर कितना गुण है ना। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको जितना लंबा चौड़ा करके लिखिएगा, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये समझिए कि जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र के विषय में विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो। पहला क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया, मतलब कि बांटा गया। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक फर्म, एक परिवार या फिर किसी एक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है ना। इसमें एक परिवार या एक व्यक्ति का जो आर्थिक क्रियाकलाप होती है, जो भी पैसों से संबंधित जो उसका क्रियाकलाप होता है, उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कितना का, एक का, सिर्फ एक का जो है, यानी एक व्यक्ति हो या फिर एक परिवार हो, इसका जो है आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किस में किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र, कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसमें आपको छोटा छोटा तोड़ कर भी पूछ सकता है कि बताइए व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी ये ऐसे आ सकता है कि बताइए व्यष्टि अर्थशास्त्र के कितने नामों से जाने जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको 3 नाम से जाना जाता है, और एक नाम तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है जो है ही, है ना, समझ रहे होंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह विचार किया जाता है कि किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाए, मतलब कि किस प्रकार की हम वस्तु को उत्पादन करें जो बेहतर से बेहतर हो, है ना। इन सारी चीज़ों पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है।
कितना मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितने श्रमिक काम पर रखे जाए, है ना, इन सारे चीजों का जो है बात इसमें किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से व्यक्तिगत चरम व्यवहार से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो भी व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में समझिए कि इसके सिद्धांत को जो है इसके व्यवहार या इससे संबंधित जो भी सिद्धांत है इसका अध्ययन किया जाता है कि किसी भी उत्पादन करने के लिए, किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए कितना व्यक्ति रखा जाए, कितना वस्तु का उत्पादन किया जाए, है ना, कितना इस पर काम करने वाले मजदूरों को रखा जाए, है ना, इन सारे चीज़ों का जो है अध्ययन किया जाता है किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसके बाद और इसमें क्या है, इसका उत्पादन का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका उत्पादन का सिद्धांत क्या है कि फर्म किस प्रकार उत्पादन के कारकों का प्रयोग करता है। पहला चीज में हम क्या है कि फर्म जो है किस प्रकार के उत्पादन के कारकों का प्रयोग करता है। दूसरा, मांग का सिद्धांत, उपभोक्ता अपनी आय के विभिन्न भागों का खर्च किस प्रकार की वस्तुओं और तथा सेवाओं पर करती है। मतलब कि हम जो है उपभोक्ता के बारे में जानेंगे, उसके बाद वस्तु को उत्पादित करेंगे कि हमारा जो उपभोक्ता है ना, वो कैसा वस्तु की मांग कर रहा है। कभी कभी देखिए, उदाहरण के तौर पर हमारा स्टेट देखा जाए बिहार, तो इसमें वस्तु खराब है चलेगा, लेकिन वस्तु कैसा होना चाहिए, सस्ता होनी चाहिए, है ना, ऐसा बिहार का रूल है। तो ये सारी चीज़ों पर जो है उत्पादक जो है मतलब कि ध्यान देता है कि हम कैसा करें कि वो उपभोक्ता जो है इसे पसंद करे। तो वही चीज़ को यहाँ बताया गया है मांग का सिद्धांत में कि कैसा वस्तु का उपभोक्ता जो है मांग कर रही है, उन सारे बातों को सोच समझकर वस्तु की उत्पादन करना है। ठीक है, लागत का सिद्धांत, उत्पादन लागत को किस तरह से कम किया जाए इसके बारे में जानना है। मतलब कि उत्पादन में जो लागत लगती है ये किस प्रकार से कम किया जाए। फिर है कीमत का सिद्धांत, ये सब व्यष्टि उत्पादन में हम लोग जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है। इसमें कीमत के सिद्धांत में हम लोगों को क्या जानने को मिल रही है कि वस्तु तथा सेवाओं की कीमत कैसे निर्धारित करना है। जैसे हम लोग अगर कुछ खरीदते हैं तो वस्तु के हिसाब से कीमत रखा जाता है। अब बताइए, वस्तु कोई रहे 5 रुपया और उसका कीमत रख दीजिएगा 10 रुपये का, तो कोई भी जो कस्टमर वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो इन सारे चीज़ों को सोच समझ कर उसका कीमत भी रखा जाता है। उत्पादन जो भी है, कस्टमर का मांग कैसा है, कस्टमर कितना पैसा में कितना चीज़ लेना पसंद करते हैं, सारे चीज़ों को सोच समझ कर जो है वस्तु का उत्पादन किया जाता है। समझ रहे हैं ना। दूसरा है आर्थिक समस्या। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या इसका पूरा नहीं लिखा हुआ है जी, कोई बात नहीं। आर्थिक समस्या इसमें क्या है कि आर्थिक समस्या क्या होती है, तो जो हम लोग व्यष्टि में पढ़े थे उसमें लिखा है आर्थिक समस्या के होने के कारण निम्नलिखित है। आर्थिक समस्या क्यों होती है ना, इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं जो कि क्या है, निम्नलिखित है। पहला, दुर्लभ संसाधन या साधन। दुर्लभ संसाधन या साधन, इसमें क्या है, पूरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संसाधनों की सीमितता होती है। पूरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संसाधन जो है वह सीमित होते हैं, अर्थात साधन सीमित होते हैं। कोई भी साधन है वो जो भी हम यूज करें वो सीमित है, लेकिन हमारी आवश्यकता क्या, असीमित है। चाहे जितना हमको कुछ मिल जाए, कभी आवश्यकताएं पूरे नहीं होती है। ठीक, अर्थशास्त्र में दुर्लभता का अर्थ संसाधनों या वस्तुओं की मात्रा कम और उनकी मांग अधिक। अर्थशास्त्र में दुर्लभता का अर्थ अगर हम जानेंगे तो दुर्लभता का अर्थ यही होता है कि किसी संसाधन या वस्तु की मात्रा कम होती है और उसकी मांग क्या होती है, तो उसकी मांग अधिक होती है। ठीक, दुर्लभता का मतलब समझ गए आप लोग। बी में है कि सीमित आवश्यकता क्या होती है कि मानव की आवश्यकताएं सीमित है। सही बात, मानव की आवश्यकताएं असीमित है। अभी ये इन बातों पे तो कई बार चर्चा किया जा रहा है कि इसकी आवश्यकताएं असीमित होती है, लेकिन संसाधन क्या है, सीमित है।
जिस कारण से मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करना अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न कर देती है। मनुष्य की जो है आवश्यकता वो असीमित है और संसाधनें क्या सीमित है। इसलिए जो है इस प्रकार से क्या प्रॉब्लम आती है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की जो समस्याएं हैं यानी कि मनुष्य को संतुष्टि दिलाना बड़ा कठिन माना गया है अर्थव्यवस्था में। अर्थशास्त्र में जो है सबसे कठिन समस्या यही है कि मनुष्य को संतुष्टि दिलाना। संतुष्टि क्यों नहीं मनुष्य को पाता? क्योंकि इसकी आवश्यकताएं अनगिनत है, असीमित है और इसका जो संसाधन है वो क्या सीमित है, जिसकी वजह से मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त कराना बड़ा कठिन माना गया है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग, इसका कुछ वैकल्पिक प्रयोग है जो क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विनिमय तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधि। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग में क्या बताया गया है कि इस सेवाओं का उत्पादन विनिमय उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधि है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों का यही कमी चयन की समस्या उत्पन्न करता है। बात वही है कि संसाधन जो है वो कम है, संसाधनों की कमी हर सदैव महसूस होती है, जिसके वजह से जो है चयन की समस्या उत्पन्न करता है। ठीक, तीसरा है कि बताइए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। जो अर्थव्यवस्था की जो होती है केंद्रीय समस्याएं होती है, इसकी विवेचना हम लोग से प्रश्न में मांगा जा रहा है, इसकी विवेचना करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी विवेचना हम करेंगे कि इसका विवेचना में बताया गया है कि सीमित साधनों के विभिन्न और अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल समस्या अर्थात केंद्रीय समस्या है। किसी भी सीमित साधनों के विनिधान है ना, आवंटन, जो उसकी आवंटन होते हैं और अंतिम वस्तु और एवं सेवाओं का जो वितरण है किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल समस्या अर्थात केंद्रीय समस्या है। समझ रहे हैं ना कि केंद्रीय समस्या क्या है? जो आर्थिक आवंटन या आर्थिक जो आवंटन जो होती है या अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का जो वितरण होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का इसी को मूल समस्या माना गया है या उसको जो है केंद्रीय समस्या कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं मुख्यतः 3 है। अर्थव्यवस्था की जो होती है केंद्रीय समस्या वह मुख्य रूप से कितने हैं? तो मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन है, इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या है? पहला है क्या उत्पादन किए जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, है ना। इसका जो समस्या प्रॉब्लम क्या है? पहला समस्या क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए और दूसरा मतलब पहला में है कि कितना उत्पादन किया जाए। तो इस पर तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितना उत्पादन करें और क्या उत्पादन करें कि लोग जो है लोगों के बीच इसकी मांग हो। समझ रहे हैं ना। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को वस्तु के उत्पादन के लिए चयन करना पड़ता है। कोई भी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तु को अगर वस्तु की उत्पादन करना है तो आपको चयन करना पड़ेगा। जैसे प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कृषि तथा उद्योग उत्पादन के बीच चयन करना पड़ता है कि किनका उत्पादन अधिक तथा किनका उत्पादन कम मात्रा में किया जाए। कोई भी चीज का उत्पादन हम करते हैं तो उसमें हम लोगों को जो है यह पता करना पड़ता है, यह पहले से सोचना समझना पड़ता है कि हम किस चीज़ का कितना उत्पादन करें, है ना। कृषि में भी वही बात होती है कि किस चीज़ का कितना उत्पादन करें, किस चीज़ का कितना कम उत्पादन करें, है ना। तो ये सब जो है उत्पादन का समस्या में आ गया। यानी केंद्रीय समस्या का पहला समस्या क्या था कि क्या उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें। ठीक, दूसरा वस्तु का उत्पादन कैसे अथवा किस प्रकार किया जाए।
पहला समस्या में क्या था कि क्या उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें, लेकिन दूसरा में क्या है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे हो, वस्तु को हम कैसे उत्पादन करें और किस प्रकार किया जाए, अथवा किस प्रकार इसका उत्पादन किया जाए। किस प्रकार कहने का मतलब हुआ कि इसका क्वालिटी क्या हो। चयनित वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए अधिक श्रमिकों का प्रयोग किया जाए या तकनीकी मशीनों का, यह भी अर्थव्यवस्था का एक मूल समस्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका उत्पादन कैसे किया जाए, इसमें कि या तो हम श्रमिक का उपयोग करें या फिर तकनीक चीज़ों का उपयोग करें। जैसे श्रमिक और तकनीक का मतलब ये हुआ कि जैसे हमें कुछ करना है, सपोज मिट्टी ढोना है, समझ रहे हो ना, हमारी बातों को समझिएगा। मिट्टी ढोना है तो उस स्थिति में हम क्या लेबर को भी लगाकर मिट्टी ढुलवा सकते हैं। मिट्टी अगर हमें वहाँ से उठाकर किसी दूसरे जगह रखना है तो हम लेबर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम जो बुलडोजर होता है उससे भी मिट्टी को उठाकर दूसरे जगह रखवा देते हैं। तो तकनीक और श्रमिक का मतलब तो समझ रहे हैं। तो इसी बात का एक समस्या हो जाता है कि हम श्रमिक से उसका मतलब कि काम करवाएं या फिर कोई तकनीकी से, ठीक है, तकनीकी मशीनों से। दूसरा समस्या, तीसरा समस्या क्या होती है कि किसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किसके लिए, नहीं समझे। जैसे हम लोग कपड़ा ही पहनते हैं तो ये जो उत्पादन करता होगा ना, वो सोच समझ के करता होगा कि हम बच्चों के लिए ऐसा कपड़ा, फिर वृद्ध व्यक्ति के लिए ऐसा कपड़ा, मिडिल साइज के लिए ऐसा कपड़ा, तो सब सोच समझ कर उत्पादन करता है। यूँ नहीं कि बना दिया तो बना दिया। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है ना, अर्थशास्त्र, वो बहुत ये सब पर गौर विचार करते हैं, ठीक है। इसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए। तो इस समस्या का संबंध है कि उत्पाद यानी वस्तु को अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार आवंटित किया जाए, ठीक है, आवंटित किया जाए, किसको उत्पादन का अधिक भाग व किसको उत्पादन का कम भाग बांटा जाए। जैसे क्या होता है कि आप लोग के घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटे बच्चे रहते हैं, एक बड़े बच्चे रहते हैं, तो उसमें मम्मी क्या करती है, आपको जो बड़े बच्चे हैं उसको 2 रोटी मिलता है, जो छोटे बच्चे हैं उसको आधा 1 रोटी मिलता है, क्योंकि मम्मी जानती है कि छोटा बच्चा है जो कम खाएगा, बड़ा बच्चा है जो अधिक खाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि इसमें कौन सा उत्पादन का जो है अधिक भाग और किसको उत्पादन का जो है कम भाग बांटा जाए, ठीक है। प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सभी को आसानी व मुक्त रूप से उपलब्ध हो या नहीं, यह समस्या अर्थव्यवस्था को हल करनी पड़ती है। मतलब कि इसमें प्राथमिक शिक्षा समझ रहे ना, 1 से 5 तक जो प्राथमिक शिक्षा है या फिर नहीं है, यह जो भी समस्या जो है अर्थव्यवस्था को ही हल करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए आज का जो है क्लास आपका यहीं इंड होता है, यानी कि ये चैप्टर जो पढ़ाया गया है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे जो है कम से कम इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको याद कर लें। विशेष हम लोग जो है अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक।